आइए इस एक्सप्लेनेटर में मराठा साम्राज्य के उस अविश्वसनीय और बेहद उलझे हुए इतिहास की गहराई में उतरें जो इसके संस्थापक छत्रपति शिवाजी के निधन के बाद शुरू हुआ। ये सिर्फ एक साम्राज्य की कहानी नहीं है, बल्कि ये सत्ता की भूख, बेतहाशा विस्तार और अचानक हुए पतन की एक पूरी दास्तान है। चलिए सीधे स्रोत सामग्री से इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटते समय अक्सर ये मान लिया जाता है कि भारत पर कब्जे के लिए अंग्रेजों की असली टक्कर मुगलों से थी, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। ब्रिटिश विस्तार के रास्ते में जो असली चट्टान बनकर खड़ी थी, वो कोई और नहीं बल्कि बहुत तेजी से बढ़ता हुआ मराठा साम्राज्य था। पर दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद इसके भीतर एक ऐसी ढांचागत कमजोरी पनप रही थी जो आगे चलकर बहुत भारी पड़ी। इस पूरे घटनाक्रम को अच्छे से समझने के लिए हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। मुगलों से बचाव, पेशवाओं का उदय, साम्राज्य का विशाल विस्तार और उसके साथ आई अनुशासनहीनता, हार के बाद एक जबरदस्त वापसी और आखिर में अंग्रेजों के हाथों पतन। हमारी कहानी का पहला पड़ाव शिवाजी की मृत्यु के ठीक बाद का वो खतरनाक दौर है, जब मराठों को शक्तिशाली मुगल सम्राट औरंगजेब के भयंकर प्रकोप का सीधा सामना करना पड़ा। शिवाजी के बाद का समय सच में बहुत उथल-पुथल भरा था। उनके बड़े बेटे संभाजी जब छत्रपति बने तो औरंगजेब ने उन्हें बंदी बनाकर बेहद क्रूरता से मार डाला। इसके बाद बागडोर राजाराम के हाथों में आई, जिन्हें अपनी जान बचाने के लिए सुदूर दक्षिण में जिंजी तक भागना पड़ा। लेकिन मराठों ने हार बिल्कुल नहीं मानी। उन्होंने अपने किलों को बचाए रखा। राजाराम के बाद उनकी रानी ताराबाई ने मोर्चा संभाला और न सिर्फ औरंगजेब को लोहे के चने चबवाए, बल्कि उसकी मौत के बाद एक ऐसा जबरदस्त जवाबी हमला किया कि मुगल क्षेत्रों के अंदर तक गहरी पैठ बना ली। ये उनकी अद्भुत दृढ़ता का एक शानदार उदाहरण था। अब जैसे जैसे साम्राज्य की सीमाएं तेजी से फैली, वैसे वैसे इसके प्रशासन में एक बहुत बड़ा संरचनात्मक बदलाव आने लगा। शिवाजी ने जिस बेहद केंद्रीकृत मॉडल की नींव रखी थी, वो अब पीछे छूटने लगा था। और यहीं से राजनीति में एक बेहद ताकतवर पद उभर कर आता है, पेशवा। असल में ये एक फारसी शब्द है जिसका मतलब प्रधानमंत्री होता है। इस नए ढांचे में हुआ ये कि छत्रपति धीरे धीरे बस नाम के प्रमुख रह गए और असली ताकत क्षेत्रीय प्रमुखों और खास तौर पर पेशवा की मुट्ठी में आ गई। हालात ऐसे हो गए कि पेशवाओं का दबदबा खुद छत्रपति से भी कई ज्यादा हो गया था। उस दौर के बदलते सत्ता समीकरण को इस दृश्य से बखूबी समझा जा सकता है, जहां छत्रपति शाहू महाराज नाना साहेब पेशवा के साथ गंभीर विचार विमर्श कर रहे हैं। दरअसल नाना साहेब और उनके पिता बाजीराव प्रथम जैसे कुशल नेताओं ने ही मराठा साम्राज्य को एक अखिल भारतीय ताकत बनाने का नेतृत्व किया था। यह नए सत्ता केंद्रों का एक जीता जागता प्रमाण है। लेकिन कहते हैं ना कि हर बड़े बदलाव की एक कीमत चुकानी पड़ती है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये विकेंद्रीकृत ढांचा मराठों के लिए एक दो-धारी तलवार साबित हुआ। इसने एक तरफ तो साम्राज्य को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन दूसरी तरफ पतन के गहरे बीज भी बो दिए। पहले इसके शानदार नतीजों की बात करते हैं। स्वायत्तता मिलने से क्षेत्रीय प्रमुख इतने ताकतवर और असरदार हो गए कि उन्होंने मराठा परचम को उत्तर में बहुत दूर तक फहरा दिया। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं थी। आधुनिक पाकिस्तान के लाहौर, अटक और यहाँ तक कि पेशावर जैसे रणनीतिक क्षेत्र भी पूरी तरह से मराठों के नियंत्रण में आ गए थे। लेकिन इस स्वायत्तता का एक बेहद स्याह पहलू भी सामने आया। जैसे जैसे क्षेत्रीय छत्रपों की आज़ादी बढ़ी, उनमें अनुशासन की भारी कमी दिखने लगी। इसका सबसे खौफनाक उदाहरण था बंगाल में लगातार 10 सालों तक चला मराठा सैन्य अभियान। इस दौरान आम लोगों पर इतनी भयंकर क्रूरता की गई जिसने चारों तरफ तबाही मचा दी। ये बर्ताव छत्रपति शिवाजी के उन बुनियादी उसूलों और आदर्शों के बिल्कुल खिलाफ था, जिन पर इस महान साम्राज्य की नींव रखी गई थी। इन बढ़ती हुई आंतरिक कमियों के बावजूद 18वीं सदी के मध्य का ये दौर साबित करता है कि विदेशी आक्रमणकारियों के सामने मराठा सेना का लचीलापन और वापसी करने की क्षमता कितनी बेजोड़ थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अफगानों के हाथों मराठों को एक ऐसी हार मिली जो पूरी तरह से विनाशकारी थी। उस वक्त ऐसा लगा मानो अब मराठा साम्राज्य का अंत हो गया है। लेकिन 1761 के तुरंत बाद पेशवा माधवराव प्रथम की कमान में मराठों ने इतनी अकल्पनीय गति से वापसी की कि हर कोई दंग रह गया।
और महज 10 साल के भीतर यानी 1771 में महाजी शिन्ने जैसे प्रतिभाशाली सेनापति ने मुगलों की राजधानी दिल्ली पर दोबारा मराठा पताका फहरा दी। सच में ये इतिहास की सबसे शानदार वापसियों में से एक थी। लेकिन ये शानदार वापसी इतिहास के एक बहुत बड़े और अंतिम टकराव का मंच तैयार कर रही थी। अब मराठों का सामना भारत में तेजी से अपने पैर पसार रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत से होने वाला था। 1775 और 1818 के बीच जब 3 भयानक आंग्ल मराठा युद्ध लड़े गए तो स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी थी। एक और मराठे थे जो अपनी ही बढ़ती आंतरिक फूट और गुटबाजी का शिकार होकर अंदर से कमजोर पड़ रहे थे, और दूसरी ओर अंग्रेज थे जिनके पास बेजोड़ संगठनात्मक कौशल और उस समय की सबसे उन्नत सैन्य तकनीकें मौजूद थीं। मराठों की इसी आंतरिक कमजोरी का अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से पूरा फायदा उठाया। और ये बात हमारी शुरुआती चर्चा का एकदम सटीक जवाब देती है। इतिहास के तथ्य साफ गवाही देते हैं कि ये मराठे ही थे, मुगल नहीं, जो भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण की राह में आखिरी और सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़े थे। असल में ब्रिटिश साम्राज्य की मजबूत इमारत मराठा साम्राज्य के पतन के मलबे पर ही खड़ी की गई थी। हालांकि पूरी तरह बिखरने से पहले मराठों ने एकजुट होकर ऐसा कड़ा प्रतिरोध भी किया था जिसने अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद के इस दुर्लभ दृश्य पर गौर करें, जहां एक ब्रिटिश अधिकारी को मराठा नेताओं नाना फडणवीस और महाजी शिंदे के सामने आत्मसमर्पण करते हुए देखा जा सकता है। ये उस दौर का एक ऐसा विहंगम दृश्य है जब ब्रिटिश शक्ति को भी घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा था। वो शुरुआती जीत महज कोई इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि नाना फडणवीस नाम के एक बेहद चतुर और दूरदर्शी अधिकारी की कूटनीति का नतीजा थी। उन्होंने एक नामुमकिन सा काम कर दिखाया था। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने पहला अखिल भारतीय गठबंधन तैयार किया, जिसमें मैसूर के हैदर अली और हैदराबाद के निजाम जैसे उनके पुराने और कट्टर दुश्मन भी एक झंडे के नीचे आ खड़े हुए थे। ये रणनीति अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक थी। अब अंत में एक ऐसा सवाल सामने आता है जो हर इतिहास प्रेमी को सोचने पर मजबूर कर देता है। ये कल्पना करना बेहद दिलचस्प है कि अगर मराठा सरदारों के बीच ये आपसी गुटबाजी नहीं हुई होती, अगर वे आपसी कलह में उलझने के बजाय उस ताकतवर और एकजुट गठबंधन को लंबे समय तक बनाए रख पाते, क्या वे अंग्रेजों को हमेशा के लिए भारत से बाहर खदेड़ सकते थे? क्या आज भारत का इतिहास पूरी तरह से कुछ और ही होता? इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा ने ये साबित कर दिया है कि सत्ता का ढांचा किसी साम्राज्य को कैसे आसमान पर बैठा सकता है और कैसे उसकी ही जड़ों को खोखला कर सकता है। इसी गहरी सोच के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं।